दिल्ली विधानसभा चुनाव की बहुत ही दिलचस्प एक बदलाव आया है। एक नया मुद्दा आया है अब केंद्र में, दिल्ली की राजनीति में। अब तक बातें हो रही थी शीश महल की, फिर आपने कहा भाई राजमहल की बात क्यों नहीं करते, तो शीश महल बनाम राजमहल में अब बात आ गई झुग्गी झोपड़ी की। गरीबों की याद जरूर आती है नेताओं को। चुनाव जैसे ही आते हैं गरीब प्रीमियम पे हो जाता है, पसंदीदा हो जाता है। ऐसे ही अब झुग्गी झोंपड़ी पसंदीदा मुद्दा हो गया है तीनों के तीनों दलों का, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी। बीजेपी ने तो बाकायदा 11 तारीख से एक झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन किया। 11 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ बैठक की कि आपको हम पक्के मकान दिलवाएंगे, हम पक्का वादा कर रहे हैं। और ये तो अरविंद केजरीवाल ये झूठ बहला रहा है, झूठ बहका रहा है आपको। ये झुग्गी तुड़वाएगा, तुड़वा रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया कि पिछले 11 सालों में बीजेपी ने कुल 4700 मकान बनवाए हैं दिल्ली में। और G20 वो सम्मेलन हुआ था 2023 में दिल्ली में, तो कितनी जगह आपने तुड़वा दिए मकान। बस्ती की बस्ती खत्म कर दी, उनको वापस बसा दो। झुग्गी झोपड़ी वालों के खिलाफ जो केस दर्ज किए हुए हैं उनको वापस ले लो, पक्का मकान बनाने का पक्का वादा कर दो, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। यह दिलचस्प चुनौती है अपने आप में। बीजेपी के नेता अब रात में प्रवास कर रहे हैं, रुक रहे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में। जबरदस्त प्रेम उमड़ रहा है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। दिल्ली में 750 झुग्गियां हैं, 750, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। और इसमें रहने वालों की आबादी है 30 लाख और वोटर हैं 15 लाख। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 वोटर हैं। अब 15 लाख झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो ये 10% हो गया। और ये दिल्ली की 70 में से 19 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। नरेला, आदर्श नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, ओखला, मोतीनगर, मादीपुर, शालीमार बाग, मटियाला, किराड़ी। और इनमें से बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ी हटाई भी गई। 2023 में वो G20 भारत ने होस्ट किया था। और इन्हीं में सीमापुरी का भी जिक्र आ गया, उसके आसपास की कुछ सीटों का भी जिक्र आ गया। अब ये भी अपने आप में दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक चुनावी सभा करने वाले हैं। अब यहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत है और आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। जय भीम जय संविधान अभियान भी चला रही है कांग्रेस। अपने परंपरागत वोटर को दिल्ली में, भाई एक वक्त था 15 साल तक सरकार चली कांग्रेस की। 1998 में लगभग 48.25% वोट बैंक था कांग्रेस का। 1998 में जब प्याज के आंसू रोने पड़े थे बीजेपी को, सुषमा स्वराज उस वक्त उनकी मुख्यमंत्री पद की चेहरा थी। 2003 में 48.1, 2008 में 40.3, 40 से नीचे तो गई नहीं कांग्रेस।
और कट टू 2020, कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज आ गई 4.3% पर। तो ये 37-38% जो वोट बैंक उड़ा, वो गया आपके खाते में, और आप 53.6% वोट लेकर 2020 में सत्ता में आई। 54.3% वोट बैंक था 2015 में, 50 से ऊपर। तो अब इन्हीं मुसलमानों और दलितों के बिना पर कांग्रेस चुनावी मैदान में ताल ठोकना चाहती है क्या? और इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों की बात कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। पर इससे चुनावी समीकरण भी बनेंगे, बिगड़ेंगे क्या? कांग्रेस अगर मजबूती पकड़ती है, 4.3% के बजाय वो 2.5 का आंकड़ा अगर पार कर लेती है, उससे नुकसान क्या आम आदमी पार्टी को होगा? आम आदमी पार्टी 50 से कितना नीचे आती है और कांग्रेस 40 से ऊपर आ पाती है या नहीं, वहां पर भी लड़ाई अटकी हुई है। और इसमें क्या अहम भूमिका कांग्रेस की भी हो जाती है। इसीलिए खुल्लम खुल्ला लड़ाई चल रही है। और ताल कैसे ठोकी जा रही है, सुनिए। अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की जुबानी जंग। ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो, झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए, उन सारे लोगों को फंसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ देगा। तो यहां पर सवाल क्या उठता है? 2 सवाल सीधे आपके जहन में आएंगे, और वही 2 सवाल आज के सीधा सवाल भी हैं। दिल्ली की लड़ाई, सबको झुग्गी झोपड़ी याद आई, और कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। मतलब कांग्रेस मजबूत होती है, बीजेपी को फायदा होगा क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता, 3 वरिष्ठ पत्रकार आज मेरे साथ है। दिबांग स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजर्बा अच्छा खासा है, कांग्रेस को बाकायदा बहुत क्लोजली कवर करते हैं, आदेश रावल। और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्यार उमड़ रहा है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। महेश भाई, झुग्गी झोपड़ी याद आ गई? शीश महल से अब सीधे झुग्गी झोपड़ी पर आना पड़ गया। स्वाभाविक है। ये तो मतलब जिस प्रकार का एक माहौल खड़ा किया गया है अभी चुनाव को लेकर, इन गरीब और इन झुग्गी वालों के लिए, जो एक व्यक्ति जो है लगातार 2015 से अपने घोषणा पत्र में ये दावा करते आ रहे हैं कि हम झुग्गी के साथ पक्का मकान देंगे, और इस दावे में अगर कहीं 1% भी सच्चाई हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, कोई मुझे दिखा दे, बता दे, जता दे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2020 में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी अपने चुनाव कैंपेन के दौरान कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, की हम शुरुआत दिल्ली में करेंगे, और 2022 में कहीं वो साकार हुआ जब हम लगभग 3000 यूनिट जो है डीडीएनए ईडब्ल्यूएस के तहत जो है 11 साल से, आपकी 11वां साल हो गया सरकार का केंद्र में, आपने 4700 मकान बनवाए हैं पक्के दिल्ली में कुल मिलाकर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिनकी ड्यूटी थी बनाने की, जिनके अंदर ड्यूशू है, जो स्लम जेजे में काम करता है। किसके अंडर आता है? डीडीए हमारे अंडर आता है। हाँ। और डीडीए जो ईडब्ल्यूएस के तहत लगभग सिर्फ 4700 यूनिट की बात नहीं कर रहा, 22,000 यूनिट की परियोजना ऑलरेडी चालू है, और 22,000 लोगों को देने की बात जो है ये तय है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तेल होगा कब? अच्छा, 9 मन की तेल के जो है ना, वो प्रमाण अगर देखना है, करना है, तो 2020 में जो घोषणा की वो 2022 में कही 51,000 पक्के मकान बनवाए ना जी। 4700 पक्के मकान ही बनवाए। सर मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये तो अभी बने हैं, और आगे 22,000 यूनिट्स
और जो है हटाए जा दिए रहे जाएंगे। हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आप हटा रही है या आपने हटाए? G20 समिट हुआ सर, उसमें भी 2023 में, तुगलकाबाद, सुंदर नगरी, ओखला, संगम विहार हटाए ना यहाँ से। बिल्कुल, मुझे मालूम था कि आप ये सवाल मैं मेरे तो- से अरे पूछोगे, भाई, तो obvious सी और बात है। और स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन आप एक बार जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछना हाँ। कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट के आदेश पे वो सारी कार्रवाई हुई थी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी, और उस हलफनामे में ड्यूसुब ने क्या लिखा, क्या कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि इनको झुग्गियों को जो है, जब वो लोग जाकर बोले कि साहब हम दिल्ली सरकार में सूचीबद्ध हैं फ्लैटों के लिए, फ्लैट हमारे बन के तैयार है नरेला में, हमें मिल जाएंगे, हमें कुछ टाइम दे दीजिए, ड्यूसुब ने हलफनामा देकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि इस तरह के झूठ, फरेब और फ्रॉड की राजनीति का जो है अरविंद कहीं ना कहीं केजरीवाल अंत कह रहे तो अब हैं, दिखाई आप दे रहा है इस 5 चुनाव साल में। सरकार आ गई, अगले 5 साल में सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी बीजेपी। सब वो तो यही कहेंगे ना, आज 10 साल से तो वो यही बोलते आ रहे हैं ना, और आज 10 साल में अब उन्होंने आपके झुग्गी नेता झोपड़ी जाकर के लिए, झुग्गी उन्होंने झोपड़ियों में झुग्गी सो भी वालों रहे को, हैं। इतना प्यार उमड़ गया, अब सर, सोने मैं भी कह रहा हूं लगे, कि वो- जैसे दलितों के घर जाकर खाना खाने अभी तो लगते हैं। आप ही के चैनल पे संदीप भाई उस दिन संजय सिंह कह रहे थे कि झुग्गी वालों की वजह से केजरीवाल जेल गए, पूर्वांचल की वजह से जेल गए, अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों की वजह से जेल गए। अगर ये घोटाला और भ्रष्टाचार जितना भी किया है वो झुग्गी वालों की वजह से किया है, तो क्या ये झुग्गी वालों का अपमान है या सम्मान है? आज झुग्गी वालों के नाम पर जो बिल फाड़ने चले हैं केजरीवाल जी, मैं समझने की कोशिश करेंगे, आपके दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि आज 10 साल से उनके घोषणा पत्र में है कि भाई हम झुग्गी की जगह पक्के मकान दे रहे हैं। एक मकान कोई बताएंगे तो सही कि हाँ हमने एक मकान डिलीवर किया, हमने लोगों को कहीं प्रदूषण से जो है कहीं राहत दी, तभी आप अनधिकृत नारा कॉलोनी और बुलंद कर झुग्गी रहे झोपड़ी हैं, में जहां झुग्गी वहां मकान। स्वाभाविक है, मकान यही होना आपने चाहिए। भी ये 4700 बनवाए। रीना गुप्ता, आपने कितने मकान बनवाए? 10 साल से आपकी भी सरकार है, लेखा जोखा दे रही हैं मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, अपना भी तो थोड़ा ब्यौरा दे दीजिए। संदीप भाई, मेरे हाथ में ये 2020 का घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें ऊपर मोदी जी की फोटो बन रही है, उसमें अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सारे दिल्ली के झुग्गी वासियों को जहां झुग्गी वहां मकान देगी। जैसा आपने अभी बोला कि पिछले 5 साल में 4700 मकान दिए, तो उस दर पर इनका यह घोषणा पत्र पूरा करने में 200 साल लग जाएंगे संदीप भाई। तो इनको अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था कि 5 साल का नहीं है, ये 200 साल का घोषणा पत्र है। पहली बात। दूसरी बात, आपको भली भांति पता है कि दिल्ली में जमीन जो है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अंडर आती है। जमीन आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, आप डीडीए हमें दे दीजिए, दिल्ली की जमीन हमें दे दीजिए, हम अगले 5 साल में दिल्ली की सारी झुग्गी झोपड़ी जहां पे है वहां पे हर झुग्गी वासी को मकान देंगे। अच्छा किया भारतीय रीना जनता गुप्ता, पार्टी रीना गरीब लोगों अच्छा से किया झुग्गी आपने वाले- ये कहा कि कंप्लीट- भाई जमीन संदीप भाई, तो कंप्लीट कर एक लूं? मिनट सुनिए ना। संदीप भाई कंप्लीट कर लूं? हाँ करिए करिए। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब लोगों से, दिल्ली के झुग्गी वासियों से घृणा करती है, और मैं बताती हूं कैसे। जब G20 समिट हुआ था, मेरे घर के पास 3 झुग्गियां हैं, सबके सामने इन लोगों ने ऐसे चादरें लगवाई थी जैसे वहां पे कोई लोग ना रहते हो, वहां पे कोई जानवर रहते हो। क्यों इस तरह का इनका व्यवहार है? अभी ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि झुग्गियों में जाके सोने की जो ये ड्रामा कर रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाते हैं संदीप भाई। ये सुषमा स्वराज जी की बेटी जो बांसुरी स्वराज जी हैं, ये गई झुग्गी में खाना खाने, कटलरी और चम्मच बढ़िया आलीशान अपने साथ लेके गई। चलिए ये तो चुनावी रैलियों में आप लोगों को समझाएंगे, पर मुद्दे पर आते हैं ना। रीना गुप्ता सुनिए रीना, आपने अच्छा किया ये कहा, ये बताया दर्शकों को कि भाई जमीन वो तो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का, वो अख्तियार केंद्र सरकार का कि हमें दे दो हम बना देंगे। पर हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू करते आप दिल्ली में, उसे लागू कर दीजिए, उसमें छूट भी मिलेगी 2.5 लाख रुपए तक की, पक्का मकान भी आदमी बना सकता है। उसको भी लागू नहीं करेंगे, फिर कहेंगे जमीन तो हमारे अख्तियार में है ही नहीं।
संदीप भाई, हरदीप पुरी को हम अच्छे से जानते हैं। ये वही हरदीप पुरी हैं जो बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं और दिल्ली में रोहिंग्या को हम 24/7 सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। हरदीप पुरी को हम जानते हैं। दिल्ली के वासियों को जब चाहिए मकान तो ये गोल 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 घुमाने की कोशिश करते हैं कि ये योजना क्यों नहीं लागू करते थे, वो योजना क्यों नहीं लागू करते। मेरे घर के बराबर में सुंदर नगरी के फ्लैट हैं। लास्ट ईयर संदीप भाई बिल्कुल ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में इन लोगों ने ग्राफ लगा हुआ था। दिल्ली में डिमोलिशन बंद था, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद था। इन्होंने रात में बुलडोजर वहां भेज के और सारे गरीब लोगों को बेघर किया। ये तो इनकी योजना है। दिल्ली के झुग्गी आप क्या गुमराह भी करते हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को अपने पक्ष में आने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं शकूर बस्ती इलाके में झुग्गी का लैंड यूज बदला गया और रेलवे को टेंडर दिया गया। चुनाव बाद हटेगी झुग्गी। वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल है वो कह रहे हैं डीडीए ने ना तो लैंड यूज बदला ना तोड़ फोड़ का नोटिस दिया है, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसकी बात माने हम? संदीप भाई, आप बहुत ही पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आप देखिए मेरे सामने ये मैं पूरा उसका ऑर्डर का प्रिंट आउट लेके आई हूं। यहां पे आइटम नंबर 21/2024 क्लियरली लिखा है रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.3 हेक्टेयर रेलवे लैंड एट शकूर बस्ती जोन जी, और उसमें नीचे लिखा है कि डेलिब्रेशन के बाद प्रपोजल फॉर लैंड यूज। आपने पूरी जानकारी नहीं दी रीना, आपने जानकारी पूरी नहीं दी। आइटम नंबर 21/2024 मेरे पास भी है उसका, आपने सब कुछ पढ़ दिया। एक चीज पढ़ना भूल गई, 2 शब्द, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.63 हेक्टेयर रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेजिडेंशियल एट शकूर बस्ती जोन जी। तो इसमें कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे, ये कहां लिखा है? आप ये देखिए, जब आप लैंड यूज चेंज करेंगे उसके बाद वो जमीन किसी और को अलॉट कर देंगे तो जो एग्जिस्टिंग झुग्गी झोपड़ियां वो तो हटानी पड़ेंगी ना आपको। यही जो पूरा ड्रामा है पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो वो तो रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन ट्रांसपोर्टेशन से बदलकर रेजिडेंशियल कर रही है। रेजिडेंशियल का मतलब क्या? रिहायशी वहां पर मकान बनाने का प्लान है, ये अभी बात सामने नहीं आई है। हाँ, यहां गलत बयानी जरूर कर रहे हैं वीके सक्सेना की ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया। बदलाव तो किया गया है, पर बदलाव जो आप कह रहे हैं वो किया जा रहा है क्या? संदीप भाई, आप देखिए वहां पे रेलवे जो है अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाएगी ना, और हमें झुग्गी वालों को भड़काने की जरूरत नहीं है। संदीप भाई, झुग्गी में जितने लोग रहते हैं वो बाकायदा समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुंहे सांप की तरह हैं। जब जरूरत पड़ेगी फौरन डस लेंगे। अभी ड्रामा कर रहे हैं वहां जाके सोने का, क्योंकि वोट चाहिए इनको। लेकिन ये जवाब दे मुझे कि पिछले 5 साल में आपको सिर्फ 4,700 मकान बना पाए। अगर आपको ये पता था तो आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? 5 मकान तोड़कर शीश महल भी तो बनवा लिया आपने। 15 लाख की तरह जुम्मन आप झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, 5 मकान तोड़कर शीश महल बना लेते हैं। मेरा आरोप नहीं है, परवेश वर्मा का आरोप है। अब परवेश वर्मा तो जो बोलना चाहे वो बोले। आज तक ये तो परवेश वर्मा नहीं बता पाए कि वो पैसे क्यों बांट रहे हैं, नोट क्यों बांट रहे हैं। मैं आज ही नई दिल्ली विधानसभा में कैंपेन करके आ रही हूं संदीप भाई। वहां पे सब लोग बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो चादर मिली थी मैडम, बोले पैकिंग बहुत बढ़िया थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चादर एकदम घटिया थी। तो जिस तरह से ये पैकेजिंग करते हैं और माल अंदर घटिया है, दिल्ली के झुग्गी वासियों को भी पता है, दिल्ली के सारे वोटर्स को पता है कि कितनी भी बढ़िया पैकिंग कर लें, घोषणा पत्र दे दें, लेकिन अंदर माल घटिया है। इसलिए दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसीलिए ये दाल पर सब गलाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब की दाल गलेगी कि नहीं? डॉली शर्मा, दाल तो आप भी गलाने की कोशिश कर रही हैं। अब आपके नेता आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर में 0 पुश्ता पर चुनावी सभा करेंगे, है ना? जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पर दरअसल ये झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका ही है, दलितों पर भी निगाह है, मुसलमानों पर भी। एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं।
संदीप जी, हम तो अपने वादे और जो हमारे शीला दीक्षित जी जो पूरे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो दिल्ली को दिया, वो फ्लाईओवर वाली दिल्ली, वो मेट्रो वाली दिल्ली, वो पॉल्यूशन मुक्त वाली जो दिल्ली उन्होंने बनाई थी, जो दिल्ली को केरोसिन का जो एक बंद करके और सीएनजी एलपीजी कनेक्शंस जो उन्होंने दिल्ली में लोगों को दिए, जो उन्होंने कॉलोनियाँ नियमित की, तो शीला जी ने जो काम किए, हम तो अपने काम पर और गारंटीज पर बात कर रहे हैं। और हम सिर्फ एक वर्ग की नहीं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं, हर जाति की बात कर रहे हैं, हर धर्म की बात कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपनी गारंटीज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं। हम 25 लाख रुपए, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने संदीप जी आपको सीधी और साफ बात कही, हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं, हम हर जाति की बात कर रहे हैं, हम हर धर्म की बात कर रहे हैं। हम वो काम पर बात कर रहे हैं जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को दिया। फ्लाईओवर वाली दिल्ली, 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए थे संदीप जी, 350 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो शीला जी ने बनाई थी। एक पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली, डीटीसी हटाकर सीएनजी लाने वाली दिल्ली शीला जी ने बनाई थी। बहुत विरोध झेला, लेकिन लाई, उन्होंने काम किया। हरियाली दिल्ली शीला जी ने दी। आज पॉल्यूशन से क्या हाल है आप देखिए, पूरी दिल्ली बेहाल है, एनसीआर बेहाल है, लेकिन शीला जी ने उस पर काम किया था। हम अपने काम पर बात कर रहे हैं, अपनी गारंटीज पर बात कर रहे हैं। हम कोई चूहा बिल्ली की दौड़ में नहीं है। इन्होंने काम किया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, आज एलजी की लड़ाई, आज केजरीवाल जी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने काम की बात कर, अपनी गारंटीज की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को आप सबके विकास की बात कर रहे हैं। डॉली, थोड़ा सा मैं थोड़ी जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, और गलत दे रहा हूं तो आप बताइएगा, टोकिएगा। सीलमपुर के इर्द गिर्द के विधानसभा क्षेत्रों पर भी थोड़ा सा नजर डाला जाए तो थोड़ी आपकी रणनीति और साफ होती दिखाई देती है जी। ये सीलमपुर का जो इलाका है, इसके साथ गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर, ये इलाके भी चारों तरफ है। और ये इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी तादाद में झुग्गी झोंपड़ियां हैं। तो लड़ाई तो वहीं जा रही है ना जी, कि झुग्गी झोंपड़ी जिसके साथ, सत्ता का ताज भी उसके साथ। संदीप जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम अपनी गारंटीज की चर्चा करें। हमारे नेता जो जा रहे हैं वो संविधान की किताब उठाकर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान को बचाना और संविधान के हिसाब से ये देश चले। जो आज हम लगातार देख रहे हैं, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं पे भी कोई कुछ भी कर रहा है, चुने हुए लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो हम तो संविधान को, देखिए कौन कर रहा है आपके सामने है संदीप जी। ये जो सरकार चल रही है, ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, दिल्ली की जनता की बात कौन कर रहा है? तो संविधान बीजेपी दिल्ली की कुचल जनता रही की है स्वास्थ्य की बात कौन कर रहा है? उनकी शिक्षा की बात कौन कर रहा है? जो स्कूल, डॉली, देखिए बीजेपी संविधान संदीप जी, सबने को तार-तार कर रही है कि आम आदमी पार्टी, प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किया है पिछले सालों में। तो वो संविधान को तार-तार कर रही है। आप संविधान की लड़ाई में उसी का फायदा कर रही हैं। आप मजबूत हो जाएंगी तो बीजेपी को फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ये तो सीधा गणित है, इसको तो आप नकार नहीं सकती। संदीप जी, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, हम एनजीओ तो नहीं चला रहे, हम एक पार्टी चला रहे हैं। और हम पार्टी चला रहे हैं तो मजबूती से चुनाव में आए हैं, और चुनाव में अपने जो मुद्दे हैं, हमारे दिल्ली की जनता की जो बात है, जो शीला दीक्षित जी के अधूरे काम रह गए थे, हम उन पर बात कर रहे हैं। पर लाजे गोल भी तो देखना होता है। बड़ा लक्ष्य क्या है? विपक्ष का बड़ा लक्ष्य बीजेपी को रोकना है या आपस में ही एक दूसरे का नुकसान करना है? ये भी तो देखना होगा कि नहीं? संदीप जी, हर पार्टी जो चुनाव में आती है, वो, आप बहुत एक अनुभवी पत्रकार हैं और आप समझते हैं जो भी पार्टी चुनाव में आती है वो अपनी रणनीति के हिसाब से आती है, अपने मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाती है। और हाँ, ये वीडियो भी आपने बड़ी सर्कुलेशन में देखी होगी, जहां केजरीवाल जी बड़ा तेजी से कह रहे थे, बड़े मजबूती से कह रहे थे कि मेरे मुंह पर कोई कह दे दिल्लीवासी। तो कल ही एक महिला ने मुंह पर कह दिया कि जो काम हुआ वो शीला दीक्षित जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमें मिला। सामने कहा कि जो भी हमारे यहाँ काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। आज लोग जगह जगह शीला दीक्षित जी के काम को याद कर रहे हैं। हम उसी काम पर और अपने मुद्दों पर, अपनी गारंटी पर शिवदत्त शर्मा भी जो सवाल मैं पूछ रहा था, डॉली, हम उनके शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, शर्मा साहब हैं, शिवदत्त शर्मा, देवास, मध्य प्रदेश के वासी। जो सवाल मैं भी पूछ रहा था वो भी पूछ रहे हैं, तो ये इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। अगर दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा तो बीजेपी का फायदा तय है,
तो आप बीजेपी का फायदा कर रहे हैं क्या मजबूती से लड़ने की तैयारी में? नहीं, हम हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है संदीप जी, और हम बीजेपी का साथ तो हमारे नेता कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। खुले तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सीधी और साफ लड़ाई है कि हमें देश के संविधान को बचाना है और देश की जनता के मुद्दों पर बात करनी है। और आज की लड़ाई दिल्ली की जनता के मुद्दों पर है। ये लोग कोई अपना शीश महल बना रहा है, कोई कहीं झूठे वादे कर रहा है, कोई कह रहा है हमने पैसा दिया, कोई कह रहा है पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। हम तो दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं। हमने जो गारंटीज तेलंगाना में लाए, हिमाचल में लाए, हम कर्नाटक में लाए, हम वही गारंटीज यहां लाकर दिल्ली की जनता का जो अधूरा विकास शीला जी के बाद रह गया था उसकी बात कर रहे हैं, और हम वो करेंगे। तो ठीक है, रविंद्र मिश्रा का सवाल रखिए दिबांग के लिए। लड़ाई लड़ रहे लड़ेंगे, ठीक है। तो दिबांग, दिलचस्प बात यह है कि शीश महल, राजमहल, ये मुद्दे बनते दिख रहे थे, यकायक सीधे आसमान से गिरकर बिल्कुल फर्श पर आ गए, अर्श से। अब बात झुग्गी झोंपड़ी की भी होने लगी। रविंद्र मिश्रा हैं हमारे दर्शक, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं आप और बीजेपी दोनों राजमहल और शीश महल तो बना लेते हैं, लेकिन झुग्गी के विकास पर सिर्फ राजनीति करते हैं। ये राजनीति हो रही है, ये रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके साथ झुग्गी झोंपड़ी उसी के हाथ सत्ता। देखिए, एक तो बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव इतने नज़दीक है तो जो भी हो रहा है वो खालिस राजनीति हो रही है। ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और विरोधी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। इसमें तो कोई संशय कहीं है ही नहीं। एक जो बात समझने वाली है कि आखिर में इतनी झुग्गी झोंपड़ियाँ दिल्ली में क्यों हैं, तो उसमें अगर आप देखें आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं, जबकि देश का जो औसत है वो 382 है। आप देखिए तो कहीं ज़्यादा है। 1/3 लोग उनमें ऐसी रिहायशों में रहते हैं जो ठीक से बने नहीं हुए हैं, असुरक्षित हैं। और इसमें क्या आते हैं ये 1/3 में? 675 झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर हैं, 1797 हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में घर बनाने का काम किसका है? डीडीए का है। डीडीए किसके अंदर आती है? वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। डीडीए ने 3 साल पहले जो रिपोर्ट बनाई, मास्टर प्लान बनाया, उसने कहा कि हमें 24 लाख घरों की ज़रूरत है। इसमें 54% घर इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए बनने चाहिए, लेकिन डीडीए ने घर नहीं बनाए। डीडीए ने बनाए केवल 1/3 घर। अब जब आप इतने कम घर बनाते हैं तो क्या होता है? तब ये स्लम्स हैं, तब उससे उपजते हैं। तो आप सीधे तरीके से जिम्मेदार हैं इन स्लम्स के लिए। अब आप स्लम्स में जिस तरह की जो बातें होती है डेवलपमेंट की, उसमें क्या एक बड़ी अच्छी कोशिश हुई, और ये समझना बहुत जरूरी है। कठपुतली कॉलोनी है यहाँ पर, आपने देखी होगी। कठपुतली कॉलोनी में 10 साल पहले एक प्लान बना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की गई। थोड़ा पीपीपी मॉडल होता है। बिल्डर है रहेजा, रहेजा को दी गई वो जमीन, सौदा हुआ कि 2/3 में घर बनेंगे कठपुतली कॉलोनी में रहने वालों के लिए, 1/3 बिल्डर को मिलेगा। 2700 फ्लैट बनाने की बात थी। इनको आपने ट्रांजिट कैंप में वहां के लोगों को उठा के रख दिया। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक काम हुआ। अब यह तय हो गया कि 1/3 में जो वहां ओरिजिनली रहते थे उनको बनाया जाएगा और 2/3 जमीन डीडीए और इसके प्राइवेट बिल्डर के पास आएगी। लगातार इस पे राजनीति होती है। जमीन है नहीं, महंगी है। आप बॉम्बे की तरह है नहीं कि आप फैलते चले जाइए, आपके चारों तरफ घिरे हुए हैं आप चारों तरफ से। तो इसमें इसीलिए ये समस्या है। इसमें हमेशा जो भी रूलिंग पार्टी रहती है उसकी यही कोशिश रहती है कि झुग्गी झोपड़ी वाले किसी तरह से हमारे साथ रहें। अब तक केजरीवाल ने उसको मैनेज किया, उससे पहले वो कांग्रेस के साथ थे। आप संजय गांधी के जमाने में प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू करते? ये बात सही है कि जमीन पर अख्तियार तो केंद्र सरकार का है, डीडीए के मातहत आती है, पर दोनों कदम ताल कर लें तो, या विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी वाला झुग्गी झोपड़ी में ही रहेगा, या वो भी उड़ जाएगी? नहीं, देखिए, उसमें झुग्गी झोपड़ी वाले की मदद हो ऐसा कोई नहीं चाहता इनमें से। सब यही चाहते हैं कि मदद हमारी हो, और उसको जो भी मदद हो वो ये दिखाई दे कि हम ये वो मदद दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि हम आपको ये मदद पहुंचा रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तब आपको वोट कैसे मिलेगा? वोट पक्का करना है। क्योंकि एक बात है,
आप दिल्ली में देखें, जो लोग घरों में रहते हैं, आलीशान कॉलोनियों में रहते हैं, उनका जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा कम होता है। झुग्गी झोपड़ी के लोग जाते हैं, वोट देकर आते हैं, देखिए भर अब भर इसमें के वोट देकर आते हैं। CSDS का मैं बहुत ही रोचक आंकड़ा भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, फिर आपकी टिप्पणी। 2015 में झुग्गी बस्ती के जो मतदाता हैं वो किसके भाग्य विधाता बने, तो 66% आम आदमी पार्टी के साथ गई। 2020 में भी ये तादाद 61% रही। 2015 में बीजेपी के हाथ लगे 21% वोट, लेकिन ये बढ़कर हो गए 33 2020 में, यानी कि 5 सालों में बीजेपी को +12% वोट और आपके -5% वोट। लड़ाई यहां पर इसीलिए हो रही है क्या, अब झुग्गियों में जाकर भी रुक रहे हैं बीजेपी के नेता। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो चूंकि दिल्ली में हैं, तो झुग्गी वो टूरिज्म जैसे वो दलित के घर में खाना खाना कहने को अच्छा होता है, पर उससे किसी का फायदा क्या होता है। वो राजनीति को अच्छा समझते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली के चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले भी हों, वो भी खूब देखते हैं। मैंने देखा, मैंने बहुत बार जितने भी चुनाव आते हैं मैं हमेशा झुग्गी झोपड़ियाँ ज़रूर कवर करता हूँ। काफ़ी अवेयर हैं, देखते हैं, सुनते हैं। चूँकि वो एक अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको अपनी बड़ी पड़ी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक डर रहता है कि हमें कहीं उखाड़ के ना फेंक दें, तो इसलिए वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस तरह की जो कोशिशें हैं कि वहाँ जाके दलित के घर में खाना खा लिया, उनके साथ रह लिए, झुग्गी झोपड़ी में रह लिए, अब ये हो गया, ये पुराना है, पर ठीक है, तो एक खबर तो छप जाती है। चलिए, खबर तो छप जाती है, और कहीं ना कहीं संवेदनशीलता या संवेदनाएं भी झूठी ही सही राजनीतिक दल दर्शाते दिखाते भी हमारे सामने पेश होते हैं। आदेश ऋतु गोहाना वासी हैं, आप ही के सूबे की हैं। कांग्रेस के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर मजबूत हुई तो बीजेपी को फायदा होगा और कमजोर हुई तो सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान। इस झुग्गी पर मचे घमासान में एक सवाल यह भी है क्या? नहीं, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कांग्रेस पार्टी के पास एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और बीजेपी भी हारी और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, तो इस बात को सेलिब्रेट किया गया, देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाज़ उठी कि आप कब तक पड़ोसियों की खुशी पे ताली पीटते रहेंगे। और इस बार जो लीडरशिप है 3 राज्यों की, जो कि महत्वपूर्ण है, दिल्ली, पंजाब और गुजरात, इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो सीधा वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास गया। और यहीं के नेताओं ने राहुल गांधी को ये बात समझाई कि देखिए, हमारा जो नेचुरल एनिमी है वो बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें हर राज्य में हमारा वोट बैंक खाती हुई दिख रही है या हमें वहाँ पर रिप्लेस कर रही है। तो हमें दिल्ली का चुनाव थोड़ा सा सशक्त होकर लड़ना पड़ेगा। वही फैसला हुआ। आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2020 के मुकाबले में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। वो संघर्ष कर रही है कि कैसे उसका वोट बैंक 4.5% से बढ़कर आगे बढ़े, कैसे उसको सीट में तब्दील करें। यानी आप देखिए, जैसे अलका लांबा को टिकट दिया गया आतिशी के सामने, अलका लांबा राजी नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लीडरशिप ने दबाव बनाया कि नहीं, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है। तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ पिछले 5 सालों में कि लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश हो रही है। और रही बात कि इसके परिणाम क्या होंगे, देखिए कांग्रेस के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए है। उसका परसेंटेज बढ़ता है तब उसके लिए अच्छा है, उसकी सीट बढ़ती है तब उसके लिए अच्छा है। अब ये बात ये आएगी कि भाई लोग कहेंगे कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी नेता है, नेता विपक्ष है, और उन्होंने सरकार बनवाई बीजेपी की। तो इस बात में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि हमारी जो लड़ाई है वो 2029 की है, क्योंकि अगर हम विपक्ष के तौर पे खड़े होते हैं या खोया वोट बैंक वापस पाने की कोशिश करते हैं, और जो आप जिक्र कर रहे थे अभी, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, अगर मुसलमान वोट के साथ दलित वोट बैंक पड़ जाता है कांग्रेस पार्टी को, जो कि लोकसभा चुनाव में पड़ा था, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस। सीलमपुर को जो चुना है राहुल गांधी, जो अब वहां चुनावी सभा करने वाले हैं, और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं, गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, कृष्णा नगर, ये वो इलाके हैं, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी हैं। इसमें दलित वोट भी अच्छा खासा है और मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। तो परंपरागत वोट बैंक जो गया था दरअसल आम आदमी पार्टी के पास, उसे खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस।
देखिए वही टारगेट है कांग्रेस पार्टी का कि जो झुग्गी का वोटर था वो कांग्रेस पार्टी का वोटर था, वो शीला दीक्षित का वोटर था, उन्हें तो उसको वापस कैसे लेके आए, ये संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी के सामने। और जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम वोट, आप याद कीजिए 2020 को, तब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था और एक बार भी अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम वोट के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके अलावा। लेकिन इस चुनाव में स्थिति अलग है। आज की डेट में राहुल गांधी को लेके बहुत ज्यादा सिंपैथी है इस वर्ग में, कांग्रेस पार्टी को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही पार्टी ऐसी है जो हमारी आवाज उठाती है। अब संविधान के मुद्दे पे अगर जिस तरीके से अमित शाह के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है इस इशू को, और आपने देखा कि बेलगावी में भी इस मुद्दे को उठाया गया, और उसके बाद राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आए, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो एक दलित की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र गए, वहां भी उन्होंने नीली टी शर्ट पहनी हुई थी। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, सिंबॉलिक नहीं चल रहा कि आज खुद से हो जा रहा है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी को लगता है कि ये ऐसा वोट बैंक है जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, अगर इसकी वापसी हो जाती है पार्टी के भीतर तो ये दो अगर मिला दें, दलित और मुस्लिम, अब इसमें भले ही चाहे बीजेपी का फायदा हो, आम आदमी पार्टी का नुकसान हो, और ये अख्तियार तो हर पार्टी का होता है। विजय त्रिवेदी, आप कैसे देखते हैं इसे? लड़ाई झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट को लेकर है, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक बड़ा पेंच या एक बड़ी रणनीति या एक बड़ा उलटफेर की संभावना स्ट्रोक आशंका क्या इस बात को लेकर छिपी है कि इस झुग्गी झोंपड़ी वाले वोट बैंक में मुस्लिम और दलितों की तादाद अच्छी खासी है, वो किसके साथ जाते हैं? दरअसल असल सवाल वहां पर अटका हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक जगह पर आप बात कर रहे हैं संदीप। असली मसला तो वही है। एक तो ये साफ समझना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग सब जानते ही हैं कि ये झुग्गी झोपड़ियां हटाने की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। झुग्गी झोपड़ियां बनी रहनी चाहिए, ये एक्सरसाइज। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का भला इसमें है कि झुग्गी झोपड़ियां बनी रहे, समझे? इसलिए ये तो पहले क्लियर रहना चाहिए, बनती रहे, थोड़ी थोड़ी सी ऐसा लगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको रहना झुग्गी झोपड़ी में ही है। वो शीश महल राजमहल हमारे लिए है, आपके लिए झुग्गी झोपड़ी ही है। तो इसलिए वो कोई भी दल हो, तीनों में जो भी पार्टी है उसका कोई अलग से खास मसला नहीं है। अब बात है दलित और मुस्लिम की, तो कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश यही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्या किया कि जो अवैध कॉलोनियां थी उनको रेगुलराइज करने की बात की 2019, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 2020 में उसका 12% वोट बढ़ा है वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में, 21 से 33 हो गया। अभी एक डेवलपमेंट जो हुआ, ये आज नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं। जून में संघ के साथ, आरएसएस के साथ बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और उसमें तय किया गया कि इस पर बात करनी चाहिए, वहां रहना चाहिए, उनकी समस्याओं की बात करनी चाहिए, कम से कम उनके साथ कम्युनिकेशन हो। तो कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा इन चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ने वाला है। अब कांग्रेस की दिक्कत 250 विस्तारक लगा रखे हैं, मतलब विस्तारक लगा रखे हैं। तो विस्तारक का विस्तारकों का इस्तेमाल, मैंने विस्तारक इसलिए नहीं बोला क्योंकि आमतौर पे लोग नहीं जानते। नहीं, थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा दर्शकों का भी ज्ञान में इजाफा हो जाए। विस्तारक करते क्या है? मतलब सीधा सीधा लगता है कि भाई विस्तार करने के लिए 250 लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में वो घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जून से ही। जी संदीप जी, विस्तारक जो हैं दो तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग हैं संघ में। एक स्वयंसेवक है जो जब भी काम होता है काम करते हैं। दूसरे जो तीसरे लेवल पर है प्रचारक, जो आजीवन मोटे तौर पर काम करते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग निकल आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी है विस्तारक, जिन्हें कुछ समय के लिए वो समझते हैं कि संघ के लिए पूरी तरह से काम करना, समाज के लिए पूरी तरह से काम करना। तो वो एक फिक्स टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए वो काम करते हैं, ताकि जो उनका पारिवारिक जीवन है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। संघ समझता है क्योंकि आप सबको परिवार से बाहर ले आएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो विस्तारक ऐसे लोग होते हैं जो स्वयंसेवक से आगे हो, समाज के लिए या संघ के लिए, समझिए उसको, समाज को जो कर रहा है संघ के लिए 3 साल के लिए फिक्स तौर पर काम करें। 3 साल, 2 साल, 5 साल, उसमें मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। तो वो विस्तारक, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत झुग्गी झोंपड़ियों में ये विस्तारक लगातार काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से जी, जून से चालू हुआ ये, तो अभी तक चल रहा है। तो ये नहीं है कि कल चालू हुआ, तो उसमें उन्होंने काफी हिस्से में काम किया। अब कितना वो रिजल्ट में बदलेगा वो तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गया। मुझे लगता है थोड़ा परसेंटेज वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि यदि दलित और मुस्लिम वोट को वो इधर से अपने पास खींच लेती है तो फाइनली फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का ही करेगी।
आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट सारा का सारा शिफ्ट होके कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पास आ गया। अब कांग्रेस को तय करना है कि उसे अपना संगठन मजबूत करना है या अपना दुश्मन मजबूत करना है। अब वो इस समय दोनों को मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपने को संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है और अपना जो दुश्मन नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी मजबूत कर रही है। तो कितना वोट होगा, लेकिन इस दुविधा में एक चीज और मुझे आती है, जो आदेश बता सकते हैं कि भाई वो हर चुनाव से पहले बात होती है कि AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी, जिसमें कांग्रेस के लिए यह था कि एंटी मुस्लिम ना हो, एंटी हिंदू ना बने इमेज। अब सीलमपुर से यदि आप चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं तो ये महाकुंभ में जाने की एक्सरसाइज है क्या? समझाएंगे कांग्रेस के अंदर खाने क्या सोच है इस बारे में? कांग्रेस पार्टी के भीतर जब भी कोई कमेटी बनती है, चाहे एंटनी कमेटी हो या कोई और कमेटी हो, वो सिर्फ इसलिए बनती है कि इन्हें कुछ करना नहीं है, उसको लिंगर ऑन करना है। कमेटियां बन जाती हैं, सालों लगते हैं रिपोर्ट आने में। आप सोचिए कि हरियाणा को लेकर कमेटी बनी थी जिसमें हरीश चौधरी, भूपेश बघेल को शामिल किया गया था कि आप हार के कारण ढूंढिए। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी की जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। अभी वो दिल्ली को देख रहे हैं कि हमें दिल्ली में कैसे फ़ायदा हो सकता है, हमें 2 वोट बैंक चाहिए, एक मुसलमान का एक दलित का, ये अगर हमें मिल जाएगा तो हमें फिलहाल वो देखना है। और जैसा विजय जी कह रहे थे कि उनका दुश्मन जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस इस बार ऐसा नहीं सोच रही। उनको लग रहा है कि जो हमारा बीजेपी दुश्मन है वो तो सबको पता है कि वो है, लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसको आम आदमी पार्टी वो मान रहे हैं कि जो उन्हें हर राज्य में खत्म करता जा रहा है। पंजाब देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप 2017 में जो कांग्रेस पार्टी की सीटें गुजरात में आई थी 70 के लगभग थी, और जब इस बार का रिजल्ट आया 2022 का, तो जितना वोट शेयर कांग्रेस पार्टी कम हुआ वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के पास गया है। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि सबसे पहले हमें इस चीज को ठीक करना है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाया है वो आज तक वापस नहीं आया है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मसला है कांग्रेस पार्टी के वो भीतर, और उन्होंने पश्चिम बंगाल हो, वो आंध्रा हो, दोनों आप हिस्सों में जो बट गए। हाँ, वो आंध्र प्रदेश हो, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ है, ये आपको मतलब एक सहायता अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से मिल रही है क्या महेश वर्मा? कांग्रेस की एक और हार जो है, राहुल गांधी की नाम जो है वो दर्ज होने वाला है। अब जिस प्रकार से वो सीलमपुर में अपने चिर परिचित अंदाज में, या कांग्रेस का जो अभी विजय जी जो कह रहे थे कि सबसे पहली पसंद जो भाईजान होते हैं उनके बीच में उनका जाना और वहाँ से ये संदेश देना कि कांग्रेस किसकी हितैषी है, वो आज की इस रैली से जाहिर है कि भाई कांग्रेस जो है क्या करने जा रही है। और इसका डर, शरीफ की दरगाह पर इसका डर चादर भेजते हैं तो वो मैं कुछ मतलब मेरी ये बात किसी भी समुदाय के प्रति एक थोड़ा सम्मान तो होना चाहिए। मेरी बात खत्म हो जाए। एक समुदाय को अरे उनसे बात क्यों कर रहे हो? होता क्या है कि जो जब आप दिमाग में होता है ना संदीप भाई, मतलब एवरी वोट फॉर मुल्ला, उसको एकदम आप घुमा देते हो। हम भूल कुछ और रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि आपके सवाल में बीच में जो कूदते हो ना आप, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी है आज, वो झुग्गी के नाम पर करें या वो तुष्टीकरण के नाम पर करें, इसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना है तो निश्चित रूप से वो केजरीवाल को भुगतना है। और जो रीना जी एक बात कह रही थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड साथी कांग्रेस बन गई है। नहीं, अभी तो मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी 6 महीने पहले ये दोनों जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा, ये करते हुए लोकसभा चुनाव लड़े और ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 1 सीट जीतेंगे, और वो भी एक नहीं जीत पाए। इतनी शर्मनाक हार हुई। और उस दशा में भी 52 विधानसभाओं में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई, और उसमें सबसे ज्यादा झुग्गी डोमिनेटेड जो विधानसभा है वो है। पता है लोकसभा और विधानसभा देखिए साहब, की आपस में देखिए ये तो हरियाणा में भी यही बात हो रही थी, महाराष्ट्र में भी यही बात हो रही थी। हरियाणा में जिस प्रकार से जो ये इतने अग्रेसिव होने लगते हैं, दिल्ली में सातों की सातों 2014 में जीती, 2019 में जीती, और वहां विधानसभा के नतीजे क्या आए? एक बार 67 आम आदमी पार्टी, एक बार 62। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में तो ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं। और इस बार ये जो जिस पे विश्वास किया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस मिलकर कोशिश कर रहे हैं वो लगातार रंग ला रही है।
अब ये बड़ी चुनौती है दिल्ली में कि वो यहाँ रंग ला पाती है नहीं या नहीं, नहीं, बीजेपी और क्योंकि दिल्ली आरएसएस में ही साथ है मार्जिन, कि बीजेपी आरएसएस को हाथ का साथ भी मिल रहा है डॉली? हाथ का तो पूरा साथ मिल रहा है, पत हाथ है कहाँ, न 3 में है न 13 में है। कमाल का सवाल है। संदीप जी, हमने 3 बार लगातार वहां सरकार चलाई और जो काम किया, आज भी केजरीवाल जी वही स्कूल वही कॉलेजों पर रंग पुताई कर कर उन्हें अपना नाम देते हैं और वही मॉडल स्कूल के नाम पर दिखाते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, कोई भी पार्टी जो चुनाव में आती है, चुनाव लड़ती है, पूरी मजबूती से लड़ती है। हम भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे जनता के सामने रख रहे हैं। ठीक है, वो बस सबका वही कर हक रहे हैं। है, वो हम क्यों बिल्कुल बीजेपी सही का बात है। साथ एक छोटा देंगे? सा कमेंट चाहूंगा रीना, तो मतलब कांग्रेस जो साथी बनता दिख रहा है बीजेपी का, परेशानी तो नहीं है आपके लिए? संभाल लेंगे या दिक्कत है? नहीं संदीप जी, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, मैं आज आपको चैलेंज दे रही हूं, दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ियां जहां पे भी हैं, वो सारी जमीन आप आज दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। अगले 5 साल में हम हर झुग्गीवासी को मकान दे देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मानसिकता गरीब विरोधी है। चलिए, आप 15 ट्रांसफर सेकंड में करिए जवाब सारा। दीजिए सिर्फ। 51,000 रीना जी चलिए संदीप जी को लीजिए। 51,000 फ्लैट आपने मजदूरों को बनाया हुआ, मजदूरों के लिए आपने बनाया हुआ है। 51,000 फ्लैट नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के लिए दे दीजिए झुग्गी वालों को। हम चलते हैं आपके साथ।